अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी टीचर डॉक्टर फोजिया एनाटमी फिजियोलॉजी लेक्चर के साथ। आज मैं आपको ब्लड का पार्ट 3 पढ़ाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो स्टूडेंट्स इस पेज नंबर मैं आपको बता दूँ, पेज नंबर 52 है। और आज हम पढ़ेंगे आरबीसीज़ के बारे में। आरबीसीज़ जिसको एब्रीविएट किया जाता है रेड ब्लड सेल से, और इसका सेकंड नेम है एरिथ्रोसाइट्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में कहा गया है आरबीसीज़ आर रेड ऑक्सीजन कैरियंग हीमोग्लोबिन कंटेनिंग नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड। अब यहाँ पे 2 से 3 बातें हैं जो की गई हैं। सबसे पहले तो कहा गया है कि आरबीसीज़ रेड होंगे और ऑक्सीजन कैरियंग होंगे, और ऑक्सीजन कैरिंग के लिए उसके पास एक और कैरेक्टर आ जाता है जिसमें कहा गया है कि हीमोग्लोबिन कंटेनिंग होंगे। अब हीमोग्लोबिन कंटेनिंग की वजह से ही आरबीसीज़ जो हैं ऑक्सीजन कैरी कर सकेंगे। फिर कहा गया नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। तो जी हाँ, आरबीसीज़ जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इस वजह से इन्हें कहा गया है नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स। और पाए कहाँ पे जाते हैं? प्रेजेंट इन ब्लड। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन पूरी हो जाती है कि आरबीसीज़ रेड होंगे। नंबर 2, ऑक्सीजन कैरियंग होंगे। ऑक्सीजन कैरियंग किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। और फिर उसके बाद आरबीसीज़ कहा गया है कि नॉन न्यूक्लिएटेड होंगे, मैच्योर आरबीसीज़ नॉन न्यूक्लिएटेड होंगे। देन इसमें कहा गया है कि प्रेजेंट इन ब्लड होंगे। काउंट इसमें दिए गए हैं। काउंट का पता होना बहुत ज़रूरी है और ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मेल में देखेंगे। मेल में जो है 5.4 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर है, और फीमेल में जो है 4.7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर है। इनफेंट्स में 6.0 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर है। अब यहाँ पे काउंट में आप देख रहे होंगे डिफरेंस है। तो डिफरेंस जो है वो ब्लड की वजह से होगा, क्योंकि मेल एंड फीमेल में जो है वो या बेबीज़ में जो इन्फेंट्स होंगे उनमें ब्लड काउंट जो है वो डिफरेंट होता है, इस वजह से आरबीसीज़ का काउंट भी डिफरेंट आएगा। जी नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ आरबीसीज़। मेच्योर आरबीसीज़ डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस जो मैंने आपको सेल में भी बताया था कि सेल के करेक्टरिस्टिक्स में बताया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस जो होते हैं ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स होती हैं। और जो जबकि यहाँ पे आरबीसीज़ का कहा गया है कि आरबीसीज़ में माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस दोनों ही नहीं होंगे। बट ये कौन सी कंडीशन पे या कौन सी स्टेज पे होंगे? जब आरबीसीज़ जो हैं मैच्योर हो चुके होंगे, तब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस दोनों ही डिसअपियर हो जाएंगे। दे कंटेन एचबी, और फिर इसके बाद इसकी कंपोजिशन में आ जाता है कि इनके पास एचबी होती है जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं। कंपोजिशन में आ जाता है कि आरबीसीज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। आरबीसीज़ के अंदर वाटर 65% होता है, सॉलिड एंड सेमी सॉलिड्स जो होते हैं वो 35% तक होते हैं। एचबी जो है इसमें 33% तक होती है। ऑर्गेनिक यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो 2% होते हैं। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बताए हुए हैं प्रोटीन होती है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, अमोनिया होता है। इस तरह से इसके अंदर ये जो कंपोजिशन में चीज़ें आएंगी ये भी आपने ऑब्जेक्टिव के लिए जो है वो लाजमी करनी है। और ऑब्जेक्टिव में आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैच्योर आरबीसीज़ जो होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या नहीं होता, ये भी पूछा जा सकता है। और अगर एचबी के बारे में पूछा जाए कि आरबीसीज़ जो हैं कौन सा है इसमें कॉन्जुगेटेड कंपाउंड जो है ये इसमें पाया जाता है, किस कंपाउंड की वजह से इसके अंदर जो है ऑक्सीजन कैरी की जाती है, तो वो एचबी की वजह से होती है। उसके बाद आ जाता है आरबीसीज़ की शेप, पेज नंबर 53 पे। आरबीसीज़ की शेप जो है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आरबीसीज़ की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, नॉर्मल नहीं रहेगी, तो आरबीसीज़ जो हैं वो ऑक्सीजन भी कैरी नहीं कर सकेंगे। किसकी वजह से नहीं कर सकेंगे? क्योंकि एचबी जो है वो बॉन्डिंग नहीं कर सकेगी आरबीसीज़ के साथ, और जब एचबी नहीं अपनी शेप उसके साथ बना सकेगी आरबीसीज़ के साथ, तो इसकी वजह से फिर ऑक्सीजन भी नहीं कैरी कर सकेंगे आरबीसीज़। तो आरबीसीज़ की जो नॉर्मल शेप है उसका मेंटेन होना ज़रूरी है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, या हम इनडायरेक्टली कह दें कि हीमोग्लोबिन को कैरी करने के लिए। फिर यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स की शेप के बारे में बताया गया है। एरिथ्रोसाइट्स आर टिपिकली शेप्ड एज बाई कनकेव डिस्क। कह रहे हैं कि एरिथ्रोसाइट्स जो हैं इनका बाई कनकेव होना ज़रूरी है, ये बाई कनकेव डिस्क लाइक होंगे। आप डायग्राम में भी देख रहे हैं यहाँ इमेज में कि आरबीसी जो हैं वो बाई कनकेव होंगे। बाई कनकेव ऐसे कि इनके जो बाहर के किनारे या एजेस होंगे वो उभरे हुए होंगे, दरमियान में से डिप्रेशन होगा, धंसे हुए होंगे,
कनकेव शेप के होंगे, कनकेव इसमें आ जाएगी कि बाई कनकेव का मतलब ये है कि आरबीसीज दोनों तरफ से जो हैं वो कनकेव फॉर्म में होंगे, दोनों तरफ से डिप्रेशन होगा और इसके जो किनारे हैं ये जो हैं ये उभरे हुए होंगे। अब यहाँ पे भी बताया हुआ है कि ये बाई कनकेव डिस्क होती हैं। फ्लैटन का मतलब होता है बिल्कुल प्लेन होते हैं, इनकी सरफेस पे कोई उभार या ऑब्जेक्शन इसके अंदर प्रोजेक्शंस वगैरह नहीं होते। एंड डिप्रेस्ड इन द सेंटर और दरमियान में से ये धसे हुए होते हैं। विद आ डम्बेल शेप, घंटी की तरह की इनकी शेप हो सकती है। क्रॉस सेक्शन, अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखा जाए, एंड आ टोरस शेप रिम ऑन द एजेस ऑफ द डिस्क। और इसके साथ इसमें रहता है टोरस शेप रिम्ड का मतलब जैसे डोनट शेप होती है, जैसे व्हील टायर की शक्ल होती है, इस तरह की वो कह रहे हैं कि टोरस शेप का मतलब जैसे डोनट शेप होगी। रिम का मतलब होता है जैसे व्हील के होते हैं कि व्हील के जो किनारे होते हैं, व्हील के जो बाहर की तरफ के होते हैं किनारे, वो उभरे हुए होते हैं, दरमियान में से खाली होता है, या दरमियान में से समझ लें कि इसमें डिप्रेशन होता है। रिम ऑन द एज ऑफ द डिस्क, एज ऑफ द डिस्क का मतलब ये है कि डिस्क के जो किनारे होंगे। डिस्क डिस्टिंक्टिव बाइकनकेव शेप। अब वो कह रहे हैं कि ये जो मुनफरद सी बाइकन डिस्टिंक्टिव मुख्तलिफ मुनफरद के लिए बोला जाता है यहाँ पे। दिस डिस्टिंक्टिव बाइकनकेव शेप ऑप्टिमाइज द फ्लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड। कह रहे हैं कि ये आरबीसीज़ की शेप को जो है ये इसकी फ़्लो प्रॉपर्टीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर देती है, बढ़ा देती है, मैक्सिमम कर देती है इन द लार्ज वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर। लार्ज वेसल्स का मतलब है कि खून की बड़ी नालियाँ जैसी एर्टरीज, जैसे वेन, सच एज़ मैक्सिमाइजेशन ऑफ लेमिनर फ़्लो। एक बहाव के अंदर जो है वो आरबीसीज़ का बहना खून के अंदर, एंड मिनिमाइजेशन ऑफ प्लेटलेट स्कैटर, और उसके साथ साथ प्लेटलेट स्कैटर को कम कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि आरबीसीज़ की शेप की वजह से, आरबीसीज़ की जो टोरस शेप होती है उसकी वजह से आरबीसीज़ का डायामीटर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसीज़ फिर प्लेटलेट्स को जो होते हैं ये ब्लड वेसल्स के जो वॉल्स होती हैं उनकी तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं प्लेटलेट्स को, और इस वजह से प्लेटलेट्स का स्केलेटन जो ब्लड के अंदर होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। किसकी वजह से? आरबीसीज़ की शेप की वजह से। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे ऐड किया है यहाँ कि आरबीसीज़ एक तो एक लेमिनर फ्लो में, एक बहाव में जाएंगे, कोई इनके अंदर जो है वो नहीं होगी कि कहीं कहीं ये रुक जाएं या इनके जो है वो क्लस्टर से बन जाएं, बल्कि ये एक बहाव में एक पूरे एक प्रॉपर फ्लो के साथ जो है ब्लड में बहते हुए जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। और इसके जब ये इनकी शेप मेंटेन होगी, ये टोरस शेप के होंगे, तो इसकी वजह से ये प्लेटलेट्स को जो है ये पुश करेंगे, ये धकेल देंगे ब्लड वेसल्स की दीवारों की तरफ। फिर उसके बाद इसमें रहता है लाइफ स्पेन आ जाता है। एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीज़ इज़ ओनली 120 डेज़। आरबीसीज़ का जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 दिन का होता है। उसके बाद आरबीसीज़ की ब्रेकडाउन हो जाती है और नए आरबीसीज़ जो हैं वो बोन मैरो से तैयार होकर ब्लड में शामिल हो जाते हैं इस दौरान। इन न्यू नेटल बेबी, जो न्यू बॉर्न होते हैं, नए बच्चे, पैदा हुए बच्चे, आरबीसीज़ हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पेन। आरबीसीज़ का लाइफ स्पेन उनमें छोटा होता है, कम होता है, 70 to 90 डेज़ तक होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के व्यू से। फॉर एनर्जी आरबीसीज़ डिपेंड अपॉन प्लाज्मा ग्लूकोज। और आरबीसीज़ को एनर्जाइज होने के लिए, एनर्जेटिक होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? प्लाज्मा के अंदर मौजूद ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। प्लाज्मा क्या चीज़ है? जब ब्लड सेल्स को निकाल दिया जाए तो ब्लड में जो बाकी चीज़ें हैं या जो फ्लूइड है या लिक्विड है, वाटर है और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज भी होती है। आपने ब्लड के पहले पार्ट में भी पढ़ा था कि प्लाज्मा की कंपोजिशन में ग्लूकोज भी मौजूद होती है। तो आरबीसीज़ को अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने के लिए इन जो ज़रूरत होती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी एमसीक्यूज़ के लिए तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ तक तो था आपका 3rd लेक्चर ब्लड के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।